अंतरिम बजट यानी 17वीं लोकसभा का ये आखिरी सेशन चल रहा है। बजट सत्र पिछला सेशन जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया। हमने बहुत सारे सांसदों को उनका निलंबन देखा, हालांकि उनको फिर से बहाल किया गया, लेकिन इन सबके बीच में नया सेशन शुरू हुआ नई उम्मीदों के साथ कि भाई बेहतर बजट आएगा। अंतरिम बजट आ भी गया है। निर्मला सीतारमण ने छठी बार बजट पेश किया जो कि अंतरिम बजट रहा। इसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, बहुत सारी उम्मीदों पर खरा उतरता भी बजट नजर आया है। बहुत सारी चीज़ों पर यह कहा जा रहा है कि हम लोग लुभावन बातें नहीं कर रहे, स्थायी समाधान की तरफ जा रहे हैं। देश को हमें विकसित करना है और देश को टॉप 3 में लेकर जाना है एटलीस्ट आने वाले समय में। हम लोग चर्चा लगातार कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपको हमारे पैनलिस्ट नजर आ रहे हैं। अनिल शाह साहब है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, श्याम सुंदर जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, सलीम चतुर्वेदी जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष लगातार वो रख रहे हैं, राजेश कोठारी साहब है अर्थशास्त्री जो आपसे कुछ देर पहले हमसे जुड़े हैं। राजेश कोठारी जी, मैंने आप पे ही खत्म किया था पिछली बार की चर्चा, पिछली कुछ देर पहले की, और आप ही से एक बार फिर से शुरू करना चाहता हूं क्योंकि 7% की दर से अर्थव्यवस्था को आप कह सकते पंख लगने वाले हैं, इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। सुनने में तो ये सब बड़ा महत्वाकांक्षी लगता है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सब संभव हो पाएगा कि 7% की दर से पूरी दुनिया जहां 4 से 5% के इर्द गिर्द घूम रही है, हम 7 का दावा कर रहे हैं। डू यू रियली थिंक सो कि ऐसा हो सकता है? इज दिस पॉसिबल कि आने वाले समय में हम ये विकास दर देखेंगे देश की? आशीष जी, आई विल कीप माय फिंगर क्रॉस्ड जी। सरकार ने आज वादा कर रहा है, दावा कर रहा है कि 2027 तक हम लोग 7 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग बन जाएंगे। ठीक है सर। उसके लिए ग्रोथ रेट चाहिए 11 and 11.5% पर एनएम की। जी राइट। IMF का प्रोजेक्शन क्या कहता है कि भारत की जो डीजी ग्रोथ रेट है वो 6.5 या 6.6 रहने वाली है। और जितनी इंटरनेशनल एजेंसी है हमारी ग्रोथ रेट को 6 और 6.5 पर आंक रहे हैं। अब 6, 6.5 से आप 11% की ग्रोथ रेट हेंस एवरी ईयर, मुझे तो लगता है कोई मिरेकल है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं उस देश में रहूंगा कि जिसकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बनने वाला। आई एम वेरी हैप्पी। पर सपना अलग है और हकीकत अलग है। हम लोग पिछले 10 साल की ग्रोथ रेट देखेंगे तो 6%, 5%, कभी ऐसा हमें नहीं लगा कि हम लोग को 7% हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और इस ग्रोथ रेट के अंदर हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करा है। और इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लें तो निश्चित मान के चलिए हम लोग क्या बोलना चाहिए, डिफ्लेशन के हम लोग बढ़ रहे। मतलब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप 11% की ग्रोथ रेट कैसे अचीव करेंगे? वर्ल्ड वाइड मंदी है सर। आप हिंदुस्तान का मार्केट एक सीमा तक सपोर्ट करता है, बट अनलेस यू हैव सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट जहां हम करना चाहते हैं वह तो ऑलरेडी मंदी में चल रही है। और आपने जो 4-5% की बात कही है वो चाइना की ग्रोथ रेट है, बाकी यूएसए और उनकी 1 और 2% ग्रोथ रेट पे हम लोग काम कर रहे हैं। सो कहने का तात्पर्य है कि इस अपीयर्स टू वेरी हाईली एम्बिशियस वन कि विल अचीव 7 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमें 2 साल बाद 5 ट्रिलियन पहुंचना है। अभी हम 3.5 ट्रिलियन के ऊपर है, जबकि हमारा वायदा था कि हम 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग बन जाएंगे। तो नतीजा आपके सामने है। अपेक्षा हमने रखी भी थी, सरकार ने भी रखी होगी। सरकार जो काम कर रही है अपने लेवल से काम कर रही है, पर परिणाम ही बताता है कि जो हम अचीव करना चाहते थे वो हम अचीव नहीं कर पाए अभी तक, और रियलिस्टिक लेवल के ऊपर हम लोग वास्तविकता काफी दूर हैं। तो 7% की ग्रोथ रेट आई थिंक इट्स अ मिरेकल। 11% की ग्रोथ इज गोइंग टू बी सुपर मिरेकल फॉर एनी वन ऑफ अस। अच्छा, दूसरी आप ग्रो कहां करेंगे सर? यहाँ काम नहीं है, लोगों पर रोजगार नहीं है, स्वयं रोजगार नहीं है। हमने इतने लोगों को क्या बोलना चाहिए स्किल इंडिया में ट्रेन करा, आज आप मुझसे पूछे काम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने 10,000 कारपेंटर तैयार कर दिए, उसकी डिमांड मार्केट में नहीं है। क्या करेगा आदमी इसमें? तीसरी बात जो मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से इकोनॉमी चल रहा है, वी हैपेंस टू बी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में है। हमारा कोई भी एक्सपोर्ट सस्टेन नहीं करता क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, और इसलिए ज्यादा है कि ब्याज की दर ज्यादा है, और ब्याज की दर इसलिए ज्यादा है कि हमारी सेविंग रेट धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप बैंकों की हालत देख लीजिए, बाय एंड लार्ज बैंकों के नेट इंटरेस्ट इनकम में स्क्वीज होती जा रहे हैं। जिस रेट पे वो ब्याज देते हैं और जिस रेट ब्याज देते हैं वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। सो कहने का तात्पर्य है कि अभी तो ठीक चली परफॉर्मेंस, पर ऐसा कंटिन्यू करते रहे तो मुझे नहीं लगता है कि वी एबल टू हैव द रोबस्ट ग्रोथ इन बैंकिंग सेक्टर। मतलब एक तरीके से देखा जाए कोठारी साहब, तो हमें तो ठीक है, ये तो बात हो गई जी, ये तो बात हो गई भाई सरकार के दावों की, आंकड़ों के हेर फेर की, जो लगातार विपक्ष कहता है कि आंकड़ों की जादूगरी जो है वो मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो नजर भी आता है क्योंकि लोगों के आंखों पे वो चश्मा पहना दिया गया है कि आप अच्छा ही देखें, चुनौतियों की बात कोई करता ही नहीं है। मैं लौटूंगा राजेश कोठारी जी, और चुनौतियों की भी बात होनी बहुत जरूरी है। श्याम सुंदर जी भी हैं, इनका विश्लेषण भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अनिल शाह जी, अब मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा।
सरकार के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं, इसकी बात करने से मैं देखता हूं कि बीजेपी के नेता भागते नजर आते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा अनिल शाह जी आप यहां पर अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि इसमें तमाम बुद्धिजीवी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, कांग्रेस के भी सलिल चतुर्वेदी जी हैं। जो उपभोक्ता खर्चे में बढ़ोतरी की बात है, उपभोक्ता खर्चे में बढ़ोतरी अनुमान के मुताबिक नहीं है, एक ये बहुत बड़ा चैलेंज। दूसरा बड़ा चैलेंज बढ़ता कर्ज देश के ऊपर। जीडीपी ओवरऑल की अगर हम बात करें तो 57% तक पहुंच चुका है, जो स्थिति हमने देखी है, और 45% के करीब था कोरोना से पहले का। अब ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से पार कैसे आप लोग पाएंगे, चाहे वो उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी हो, फिर चाहे वो बढ़ता कर्ज हो, इनसे कैसे निपटेंगे, जरा ये समझा दीजिए, ताकि हम जैसे जो नासमझ लोगों को समझ पाए कि देश की अर्थव्यवस्था आखिर में कैसे आगे बढ़ रही है और कैसे हम टॉप 3 में जाएंगे। अनिल शाह जी। देखिए वर्ष 2013-14 के अंदर देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो 10वें पायदान पर थी। आज 10 साल की जो इस नरेंद्र मोदी सरकार की जो नीतियां, उसी कारण 10वें से हम 5वें स्थान पर आए हैं। मैं कह रहा हूं कि किसी भी चीज को ये प्रूव्ड है कि जो चीज अगर ईमानदारी से परिवारवाद को छोड़ करके राष्ट्र हित में जो काम किए जाते हैं, उनका परिणाम जो है वो अनएक्सपेक्टेड ही आता है। आज कहीं भी जो 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था होना, आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2005-10 के मुकाबले में 280 लाख करोड़ के मुकाबले में, डॉलर्स के मुकाबले के अंदर 596 लाख डॉलर्स आज आ रहा है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है? आप कह रहे हो कैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी? अर्थव्यवस्था इस कारण से बढ़ेगी कि लोगों का, हमारे देश के लोग ही, चाहे राजेश कोठारी जी हो, ये भी कह रहे हैं कि मुझे भी खुशी होगी जब विदेशी जो लोग हैं, विदेशी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले जो संस्थाएं हैं, वो पैसा अपना लगा रहे हैं। वो इसीलिए लगा रहे हैं कि उनको यहाँ की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर अपना विश्वास जम रहा है। और आज से आर्थिक व्यवस्था में विश्वास जमेगा तो जब जैसे 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं पे आए हैं, तो 5वीं अर्थव्यवस्था में 3री में भी जाने की कोशिश ये देश की सरकार ईमानदारी के साथ प्रयास कर रही है, और उसके परिणाम निश्चित तौर पर और अच्छे ही आएंगे। ठीक है, मतलब आप लब्बुलवाब आपकी बातों को यही है कि हमारी मंशा बहुत साफ है, हम ठीक नियत के साथ काम कर रहे हैं, और उस दिशा में अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का दिन पे दिन बेहतर हुआ है। इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो है वो हमने देखा है। और आपका जो दावा है कि भाई 2014 में क्या अर्थव्यवस्था थी, अभी हम कहाँ पर हैं, इसकी भी बात लगातार कर रहे हैं। सलिल चतुर्वेदी जी, मैं चाहूँगा इस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये तो वही बात होगी कि भाई 2014 में कांग्रेस ने कहाँ छोड़ा था और वहाँ से लेकर आज देश जो है वो बुलंदियों को छू रहा है। हम लोग फर्श से अर्श की तरफ बढ़े हैं, वो जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ मोदी गवर्नमेंट। और ये 2 टर्म जो 10 साल के रहे हैं, इसमें हमने ये चीजें देखी हैं। कांग्रेस रहती तो ये ना हो पाता। सलिल चतुर्वेदी जी। देखिए, बिल्कुल सही बात है। 2014 के पश्चात आज ऐसी स्थिति में तो आ गए कि हमारे जो 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग हैं, उनको मुफ्त राशन की आवश्यकता पड़ गई। ऐसी स्थिति में तो लिया है। आप अर्थव्यवस्था के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा आप टैक्स कलेक्शन बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे तो टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं एक आम आदमी, मेरी परचेजिंग पावर कितनी बड़ी, अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या खरीद सकता हूं। अगर मेरी खरीद की क्षमता नहीं बढ़ी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में या लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। ये तय बात है। क्या हमारी जो आज की स्थिति है, आज जो इस अर्थव्यवस्था में जब हम बैठे हैं तो प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ रही है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। हमारे समय में बढ़ती थी, उस रेट उसको अगर आप आज कंपेयर करेंगे तो आज नहीं बढ़ रही है। आज प्रति व्यक्ति कर्ज जरूर बढ़ा है, जो सरकार ने लिया, सरकार ने कर्ज लिया अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, तो ये तो बढ़ा। ये वरना अगर इतनी रोबस्ट अर्थव्यवस्था थी तो क्यों सरकारी उपक्रम आपको बेचने पड़े, क्यों सरकारी जो उपक्रम है या आपके रेल है, रोडवेज हैं या हाईवेज हैं, वो आपको क्यों निजी क्षेत्र को देने पड़े। वो सारी बातें आज कोई जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन आंकड़ों की मायागिरी है, सीधी सी बात है। इन्फ्लेशन की बात नहीं करते। अगर इन्फ्लेशन रेट, जो महंगाई दर है, वो उसको अगर देखा जाए और उसके अनुसार अगर इनकी ग्रोथ रेट देखी जाए तो पूरे कार्यकाल में 3-3.25 से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं आती है। तो ये सबको पता है और सब देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। आम आदमी जहां का तस है, उल्टा गरीबी जो है, गरीब बड़े हैं, गरीब अमीर की खाई बड़ी है, इससे अधिक कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार का दावा आप कर रहे हैं? आपके जो दावे थे 2022 तक किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, सबको पता है। किसान
आज कर्ज के जाल में उलझता ही जा रहा है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना सोनिम जी कि 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बड़ी पिक्चर दिखाते हैं बीजेपी के नेता। वो कहते हैं कि 2014 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें पायदान पे थी, आज हम 5वें पर है, तो ये हवा में तो हो नहीं गया। देखिए 10वें और 5वें पायदान पर आप किस पैरामीटर से नाप रहे हैं, इस पर आएगा ना। क्या आप प्रति व्यक्ति आय बढ़ किस तरह से बढ़ रही है? अगर इस पैरामीटर पे देखेंगे तो हम बहुत ज्यादा नीचे हैं। 10वां 11वां 12वां 15वां भी छोड़िए, आप परचेज पावर आप देखेंगे आप बहुत नीचे, हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे बहुत नीचे है, आप हंगर इंडेक्स देखेंगे आप बहुत नीचे हैं। तो किस जगह बढ़ रही है? तो ये ऐसा नहीं है। वॉल्यूम बढ़ना, वॉल्यूम जब देश बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन उस वक्त की अगर जो पैरामीटर्स जिसमें आप देखेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत स्थिति में थी, जहां पे हमने 7.5 से 8% की दर से हमने ग्रोथ की। और आज अगर उसी पैरामीटर से नापते हैं तो 3-3.25% की दर से ही केवल ग्रोथ रेट आ रही है। आप वादे बड़े करते हैं, आप एक पिक्चर बहुत उजली दिखाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और निकलती है। 2022 तक जो काम आपके होने वाले थे वो आज 2024 में भी पूरे नहीं हुए। जो आपने वादे किए थे, किसानों की आय दुगनी का था, सबको छत देने का था, बहुत सारे ऐसे वादे हुए थे, कहां हुए हैं? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई थी, बहुत बड़ा चढ़ा के बात की थी, आज 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? आम आदमी कहां है? आम आदमी जो एक कमा रहा है उसको कमाते हुए अब बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर रहा है। पहले आराम से कर रहा था। एक गरीब आदमी था, वो आज और इतना गरीब हो गया है कि उसको पैरों पर खड़े नहीं हुआ जा रहा। और उसको हमने जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाए थे हमारी सरकार के दौरान, उसके तहत 5 किलो अनाज मतलब अब अगर नहीं, सोनिम चतुर्वेदी जी ठीक है, आप जाहिर तौर पर आप विरोध कर रहे हैं, आप तार्किक बात अपने हिसाब से आप कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं सर मैं उस पर भी चाहूंगा कि आप कुछ अगर कहें, क्योंकि आप प्रति व्यक्ति की आय बात लगातार आप कर रहे हैं, लेकिन 2014-15 में अगर मैं आपसे पूछ लूं प्रति व्यक्ति आय क्या थी और आज क्या है, तो आप बता पाएंगे आंकड़े? क्या उस वक्त क्या था और इस वक्त क्या है, और कितना बूम आया है? एनएसओ की रिपोर्ट क्या कहती है, आप जानते हैं सर? बताइए अगर है तो कुछ आंकड़े आपके पास, सोनिम चतुर्वेदी जी। देखिए आशीष जी, मैं तो एक बात आपको कहता हूं, क्या 2014-15 में आपको ऐसा लगता था कि हमारी 80 करोड़ की जो जनता है उसको मुफ्त खाद्यान्न की खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जरूरत थी? ये देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कितने हमारे मंझोले और मिड जो MSMEs हैं कितने बंद हुए। क्यों बंद हुए? वो इसलिए बंद हुए क्योंकि आज परचेज पावर आपकी खत्म हो गई है और आप वो प्रोडक्शन नहीं, वो तो मैं मानता हूं सर, वो मैं मानता हूं। उपभोक्ता खर्चे सर बढ़ोतरी, उपभोक्ता खर्चे में जो बढ़ोतरी होती है वो अनुमान के मुताबिक नहीं हो रही। लेकिन जब आप बार बार इस चीज पर फोकस करते हैं सोनिम चतुर्वेदी जी कि भाई प्रति व्यक्ति आय क्या रह गई है हमारे देश की, हम कहां हैं, उस पैमाने पर देखिए, तो उस पैमाने पर तो अगर हम एनएसओ की रिपोर्ट को देखें सर, तो उसका अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो 100% से ज्यादा की वृद्धि वो दर्शा रहा है। सोनिम चतुर्वेदी जी, कहां 84,000, कहां 1,72,000? देखिए आशीष जी, मुझे लगता है कि शायद, देखिए सुनिए जी, आप 72,000 की आप बात करते हैं तो 72,000 के बाद आप इन्फ्लेशन कितना हुआ और कितनी आपने जो महंगाई बढ़ी है उसकी बात नहीं करते। उससे जो घटा करके रियलिस्टिक जो आंकड़े हैं वो देखिए ना। आप, हमारे बीच अर्थशास्त्री भी मौजूद हैं, आपको बताएंगे और निश्चित रूप से सही बताएंगे। हाँ। मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, मैं तो मेरी हालत बयां करता हूं, आम आदमी की हालत बयां करता हूं, जो आम आदमी ठगा सा महसूस करता है। 7 ट्रिलियन इकोनॉमी देखता है और उसकी जेब में कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू यू रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, यही हाल है देश में, जैसा आपको मैं समझ पाया हूं। लेकिन कोठारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। कोठारी साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रख लें यहां पर। आशीष जी, ये जो पर कैपिटा इनकम के जरिए हम किसी की प्रॉस्पेरिटी को या समृद्धि को नापने की कोशिश करते हैं, ये पैरामीटर ठीक नहीं है सर जी। मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। नंबर 1 कि ये जो पर कैपिटा इनकम है ये मार्केट प्राइस है, न कि फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है। तो मार्केट प्राइस में चीजें 1 की 2 रुपए आपको ऐसे भी दिखती है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से नो डाउट हिंदुस्तान ने तरक्की करी है, IMF वर्ल्ड बैंक से इस बात को कह रहे हैं, हर बड़ा से बड़ा राष्ट्र इस बात को तारीफ कर हिंदुस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एट द सेम टाइम मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस देश में पिछले 10 सालों में जिस तेजी से आर्थिक विषमता बढ़ी है वो एक बड़ा विचारणीय विषय है। क्या है कि मेरी इनकम के अंदर अडानी की इनकम जोड़कर हमने पर कैपिटा इनकम निकाल दी, तो मेरी रियल ग्रोथ तो नहीं हुई इनकम के अंदर। अडानी जी की हुई है, अंबानी जी की हुई है, या
अब आप देखिए, एक और आंकड़ा मैं देना चाहूंगा आपको। इस देश के अंदर 10% लोगों के पास में साधनों का 70% पे कब्जा है सर, और बाकी लोगों के पास में कितना कब्जा है, कितना उनके कमांड में, ये बहुत बड़ा विचारणीय इशू है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक जिक्र आया था कि एफडीआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। जिस दिन यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी, ये सारे पोर्टफोलियो से छोड़ के अमेरिका भाग जाएंगे वापस। तो ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है, इसको बड़े खुश मत होइए। अगर मैंने आपके घर के आगे मर्सिडीज खड़ी कर दी और मैं कहूं कि ये तो आशीष जी की मर्सिडीज है, आशीष जी इस मुगालते में ना रहना चाहिए कि जिस दिन यूएसए में रिवाइवल आएगा, ये सारे एफआई एफबीआई सब छोड़ के भाग जाएंगे। हम पहले भी देख चुके हैं, अभी वहां स्लो डाउन चल रहा है। और तीसरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम लोग एक पॉलिसी पैरालिसिस के तहत काम करते रहेंगे, विकास नहीं होगा। सरकार ने थोड़ा चेंज करा, पीएलआई स्कीम लेके आए, और पीएलआई स्कीम के तहत निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल के अंदर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने तरक्की करी, नो डाउट अबाउट इट। सो कहने का तात्पर्य यह है कि उन पैरामीटर्स को हम देखें जिसमें एक आम व्यक्ति खुश होने की कोशिश करेगा, वो पैरामीटर बिल्कुल निराश करते हैं। वो कैसे हैं? हंगर इंडेक्स से बात कर लें हम लोग, हैप्पीनेस इंडेक्स से हम लोग बात कर लें, पर कैपिटल इनकम की हम लोग बात कर लें, और तो और रोजमर्रा के जीवन में अगर आप भी आशीष जी जब घर जाते होंगे तो आटे दाल का भाव आपको मालूम होता होगा। आप कह सकते हैं क्या कि पिछले साल भर में या 2 साल में दाल का भाव आधा रह गया है, या खाद्यान्न का तेल का भाव आधा रह गया है? हम तो अब वो क्या एडिबल ऑयल को भी इंपोर्ट करने लगे हैं, जो कभी एक्सपोर्ट क्या करते थे। तो और आप देखिए, कृषि की हम लोग बात करते हैं, पिछले कुछ सालों में इस बार कृषि में ग्रोथ की दर सबसे न्यूनतम है। तभी मोदी जी ने कहा है कि कृषि एक किसान एक हमारा फोकस एरिया है। क्यों है? क्योंकि हमने जो वायदा किया था उससे, किसानों से डबल इनकम का, वो पूरा नहीं हुआ। एमएसपी का वादा पूरा नहीं हुआ, तो किसान का भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं वो खेती बाड़ी का काम मैं करूँ आपको। सो तात्पर्य कहने का ये है कि जब आप ऊपर से देखते हो बड़ा चमकता हुआ हिंदुस्तान नजर आता है, पर जब ग्रास रूट में बात कहते हो तो मेरे ख्याल से अभी बहुत कुछ करना बाकी है। रोजगार के संदर्भ के अंदर, शिक्षा के संदर्भ के अंदर, स्वास्थ्य के संदर्भ के अंदर, और तो और आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसको बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र, उसका एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें कहते हैं कि भाई ठीक है, आज आटा दाल के दाम बढ़े हैं, लेकिन उसी हिसाब से लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय को वो लोग हवाला देते हैं, कहते हैं भाई पहले 2013-14 में जो है किसी भी नौकरी की शुरुआत प्राइवेट सेक्टर में 4-5 हज़ार से होती थी, आज 20-25 हज़ार रुपए इजिली मिल जाते हैं किसी भी व्यक्ति को। आप ज्वाइन करने जाते हो, बताओ ट्रेनिंग भी कहीं आप ज्वाइन करते हो, तो इतने से शुरुआत होती है। तो ये बदलाव तो हुआ है ना इन बिटवीन। अगर महंगाई, आज सरसों का तेल हम 150-180 रुपए प्रति लीटर ले रहे हैं, तो उस हिसाब से लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। ये तर्क दिया जाता है कोठारी साहब। मैं आपको आशीष जी एक उदाहरण में आप कहना चाहता हूं आपको जी सर। पहले मेरे को एक लीटर तेल खरीदने में 80 रुपए देने पड़ते थे, आज में 120 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है सर। क्या बढ़ गया? उस रुपए की परचेजिंग पावर आपकी कम हो गई। आप इस बात को क्यों नहीं फोकस करते जी? मॉनेटरी वैल्यू बढ़ी है पर उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, यानी जिस प्रोपोर्शन में इरोशन इन परचेजिंग पावर है उस प्रोपोर्शन में मेरी रियल इनकम नहीं बढ़ी है। नतीजा, हर घर का जो बजट है वो डेफिसिट में जा रहा है आपका। चलिए मैं आपसे एक बड़ा व्यक्तिगत सवाल ही पूछ देता हूं कि जब आप करियर शुरू किया था, जो इनकम आपको मिलती थी और आज जो इनकम मिलती थी, आर यू हैप्पी टुडे, यू आर नॉट हैप्पी टुडे? इसका जवाब दे दीजिए। और आपको लगता है कि जब मैं अगर ये बात है, अगर ये बात अगर आप कहेंगे, अगर आप मेरी बात करेंगे सर, तो आई एम नॉट हैप्पी टुडे। सीरियसली, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से, महंगाई के हिसाब से मैं, हाँ नहीं, मैं अगर अपने हिसाब से बात करूंगा तो फिर ये बात सही बनती है कि यहाँ पर अगर पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि पूरे देश में खुशहाली है, हर तरफ जो है लोग कमा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू आपने उठाया कोठारी साहब। मैं यू हैव आंसर्ड करेक्टली, एग्जैक्टली। तो मैं सर, हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मैं अनिल शाह जी का रिएक्शन ले लूँ उस पर छोटा सा, क्योंकि सरकार का पक्ष रखने के लिए आए अनिल शाह साहब। अनिल शाह जी, उपभोक्ता खर्चे में बढ़ोतरी अनुमान के मुताबिक नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है मैं आपसे समझना चाहूंगा। बड़ी पिक्चर आप दिखाते हैं, लेकिन जब कोठारी साहब जैसे अर्थशास्त्री बैठते हैं या कुछ बुद्धिजीवियों से हम बात करते हैं तो पता चलता है कि हकीकत कुछ और है, जमीनी हकीकत कुछ और है, और आपके दावे वादे बातें कुछ और हैं। अनिल शाह जी, यहाँ पर कैसे डिफेंड करेंगे? संक्षेप में मैं चाहूंगा। देखिए, हर व्यक्ति का अपना नजरिया है। जैसे उनका हंग्री इंडेक्स या हैप्पीनेस का इंडेक्स, ये आप पर ही प्रश्न दाग रहे हैं कि आप खुश हैं कि नहीं है। ये व्यक्ति विशेष का दायरा है, मामला है। मैं कह रहा हूं मैं खुश हूं, आप भी कह सकते हैं मैं खुश हूं। हाँ, और नहीं, वो नहीं है। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। अभी जैसे ये कहा गया कि ये ऊपरी दिखावा हो रहा है और टैक्स कलेक्शन के कारण और ये सब चीजें दिख रही है। कांग्रेस सरकार के अंदर 85% टैक्स था, आज 25% टैक्स और 22% टैक्स की बात
सरकार चला रही है। ये पहली सरकार है मोदी सरकार जिसके अंदर इतना कम इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस है। कांग्रेस ये दावा करना तो भूल जाए, इतना बड़ा टैक्स लग रहा है। वेट के अंदर भी पहले टैक्स ज्यादा था, जीएसटी के अंदर आकर के टैक्स कम हुआ है। केवल और केवल एक ही चीज है, वो है छीजत कम की है इस सरकार ने हर सेक्टर के अंदर। आज ये सरकार ने जब जीएसटी लागू किया तब भी 60-65 लाख 70 लाख करोड़ रुपया आ रहा था। 1,70,000 करोड़ रुपया पर मंथ का कलेक्शन होना, ये इस सरकार की काबिलियत है कि इसने जितना लीकेज सेक्टर्स थे वहां सब रोक की। कांग्रेस सरकार के अंदर तो वेट के अंदर देखिए कितनी, क्यों कलेक्शन ही नहीं होता था। जो आदमी अपनी सेटिंग हो उसका टैक्स लगता ही नहीं था उन लोगों के। तो इनकम टैक्स के अंदर 85% की रेट तक 1990 के अंदर, किसे कहते हैं 45%, 50% इंडिविजुअल का टैक्स। और महानुभाव ये कह रहे हैं कि ये टैक्स कलेक्शन से, और ये अपना वो टैक्स कलेक्शन से पैसा आ रहा है वो डेवलपमेंट में लग रहा है। और आज इतने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा जा रहा है, ये इतना बड़ा अच्छा कलेक्शन है। टैक्स रेट तो लग रही है लेकिन पहले से कम लग रही है, और उसके बावजूद डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। बातों का लबुलुआब यही है अनिल शाह साहब, आप लोग ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि सारी चीजों के बीच में महंगाई का बढ़ना भी जारी है? ये क्यों नहीं मानते आप लोग? महंगाई नहीं बढ़ रही है सर देश में? नहीं मानेंगे ये बात। मैं आपको आशीष जी एक बात मैं कहना चाहूंगा। आशीष जी जल्दी से। निश्चित रूप जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, पर जीएसटी कलेक्शन किस रूप में बढ़ा है? हायर द प्राइसेस मोर इज द टैक्स एंड देयरफॉर मोर इज जीएसटी। नहीं, टैक्स तो खैर वसूला सरकार ने जाहिर तौर पर, और जीएसटी को राइट, तो उससे मेरी परचेजिंग पावर तो नहीं बढ़ी ना आपने। नहीं, सही बात है। मैं इसी पर अनिल शाह साहब में जब जीएसटी आया था कॉन्सेप्ट क्या था? नहीं, उसमें कॉन्सेप्ट क्या था? वन नेशन वन टैक्स। अब जो सरकार आटे पे और दाल पे ही टैक्स लगा दे, मुझे लगता है कि वो जनहितैषी नहीं है सर वो। ठीक है, इस पर अनिल शाह जी मैं चाहूंगा क्या मजबूती से अपना पक्ष, लेकिन आप यहाँ पर डिफेंसिव हो गए हैं। मैं चाहूंगा जैसे आप लोग फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं, यहाँ बैक फुट पर क्यों जा रहे हैं आप अनिल शाह जी? इसलिए मैं श्याम सुंदर जी का रिएक्शन नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक तगड़ा जवाब आपकी तरफ से मिले। अनिल शाह जी, बैकफुट का सवाल ही नहीं है साहब। ये मैं कह रहा हूं, ये जो नीतियां और ये नीतियों का क्रियान्वयन ये शो कर रहा है इस बजट का लेखानुदान के माध्यम से। बजट नहीं कह सकते इसको, जो अंतरिम बजट है उसके माध्यम से ये प्रूव कर रहा है कि किसी भी पार्टी को, विरोधी पार्टी को या दूसरे जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं उनके ऊपर मुंह पर तमाचा है। ये क्लियर कट तमाचा है कि इन्होंने, मोदी सरकार ने प्रूव करके दिया है 10 साल के अंदर अपनी नीतियों के कारण डेवलपमेंट देश में जो करके दिखाया है। इसके बाद में कुछ कहने की और सुनने की जरूरत नहीं है। कितना पांचवी अर्थव्यवस्था। श्याम सुंदर शर्मा जी, एक फाइनल रिएक्शन मैं आपका लेना चाहूंगा। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपका एक फाइनल रिएक्शन लेना चाहूंगा। आपने सुना, आपने तमाम लोगों को सुना, अर्थशास्त्री आपने कोठारी साहब को भी सुना, सुनील चतुर्वेदी जी को भी आपने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता को भी आपने सुना। बतौर पत्रकार आप किस प्रकार से देखते हैं इन पिछले 10 सालों को मोदी जी के, जिसको लेकर कहा जाता है कि 14 में कहां थे, 24 में कहां हैं? जल्दी से जाऊंगा सर, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। देखिए आशीष जी, मैं कोठारी साहब के साथ कई बार डिबेट कर चुका हूँ। अब कोठारी साहब तो निराशा की भावना नहीं, पॉजिटिव सकारात्मक रूप रखिए, क्योंकि हम कर ही नहीं पाएंगे। लक्ष्य तो बड़ा रखेंगे भाई, प्राप्त हो ना हो वो अलग है। लेकिन जैसे मत्स्य का एक जो मत्स्य पालन जिस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, 5 हम अगर नई चीज को 55 लाख लोगों को वहां रोजगार दे सकते हैं। एक नया अगर लक्ष्य अगर करके हम जहां पर हम कर नहीं पा रहे थे कि हमारे पास पानी है, सब कुछ है, लेकिन उसका विकास की दृष्टि से जो करना चाहिए था अब तक कर नहीं पाए। यदि हम उसके ढांचागत विकास करके अगर वहां अगर ये सब कुछ कर लेंगे, 1 लाख करोड़ का निर्यात बढ़ा लेंगे, तो ये सब चीज पॉजिटिव सोचना चाहिए। नेगेटिव सोचे कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमने जो किया। हाँ, ये बात सही कि महंगाई, कोई भी पार्टी की सरकार आएगी, चाहे भले कांग्रेस की हो चाहे कोई, अब महंगाई कम होने वाली तो नहीं है, लेकिन उसको स्थिर कैसे रखा जा सकता है। अब देखिएगा, अगर हम निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार देने का, अभी की सरकारी नौकरी देकर के तो किसी को रोजगार दिया नहीं जा सकता। जिस प्रकार से हमने जो स्किल डेवलपमेंट किया, जिस प्रकार से आप कोठारी जी कह रहे थे, हमने अच्छे स्तर के अगर कारीगर पैदा कर लिए। आज भी देखिए प्लम्बर अच्छे नहीं है, खाती अच्छे नहीं है, आप घर बनाते हो, सब कुछ करते हो, आपको जरूरत के अनुसार नहीं मिल पाते। इसलिए एक अच्छे स्तर के सब कुछ तैयार किए जाए, और रेलवे कॉरिडोर अगर 3 बन जाएंगे तो हाँ, निश्चित रूप से विकास की दृष्टि से हमको ये सब पहले सोचना चाहिए था
क्योंकि हम 2047 के बारे में सोच रहे हैं और विजन देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम एक सकारात्मक रूप से सोचना ठीक है, चाहिए मतलब आप कह रहे हैं हम कि कैसे आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव की बात अगर आप कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव